गुड मॉर्निंग बच्चों। अगेन सॉल्यूशन के सिलसिले में आपका स्वागत है। तो हम लोग सॉल्यूशन के सेशन में लेक्चर नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरीज लॉ। तो हमारा चैप्टर तो वही है बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर है, लेक्चर है 7th है ना, लेक्चर नंबर है मेरा 7। ठीक है, पेज संख्या 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हेनरीज लॉ। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा लास्ट क्लास तक सॉल्युबिलिटी की। हम लोग क्या बातें कर रहे थे? सॉल्युबिलिटी की बातें कर रहे थे। और किसकी सॉल्युबिलिटी की बातें कर रहे थे हम लोग? किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी की बातें कर रहे थे। और हमने इसके दरम्यान है ना, हमने सारा कुछ डिस्कस किया था कि कोई भी गैस किसी भी सॉल्वेंट में है ना किस तरह से सॉल्युबल होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा था, है ना। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डील करने वाले हैं आज बेटा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा देखा जाता है। इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है ना हेनरी ने। हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर काम किया और उसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोला जाता है हेनरीज लॉ, है ना। बोला जाता है हेनरीज लॉ, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ क्या है बेटा? हेनरीज लॉ ये है प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी करता है ना, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो मैं बोलूंगा इट इज लॉ विच explain effect of pressure on solubility of gas, on solubility of gas। ठीक है, solubility of gas at particular temperature। particular temperature, टेम्परेचर बेटा फिक्स होनी चाहिए, है ना। इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, तो सॉल्युबिलिटी को हमने डिफाइन करा था किस तरह से सॉल्युबिलिटी मेजर किया जाता है। तो हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को मास के टर्म्स में मेजर किया कि कोई भी गैस लिया, उसको घुलाया, तब तक घुलाया जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन गया, और उसकी सॉल्युबिलिटी को स्टडी किया और उसने बोला कि सॉल्युबिलिटी जो होता है, उन्होंने मास के टर्म में दिखाया, है ना। सॉल्युबिलिटी को हालांकि बाद में उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा गया, लेकिन इनिशियली ये बातें बोली गई कि सॉल्युबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब समझ रहे होगे कि जब भी पार्शियल प्रेशर की बातें होगी तो वहां पे हो ना हो मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगे। हो ना हो क्या होगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा। सपोज दैट आपके पास एक कंटेनर है और उसमें हीलियम है, आर्गन है, O2 है, N2 है, इस तरह से काफ़ी कुछ गैसेस हैं आपके पास, है ना।
ध्यान में रहे, ये सारे नॉन रिएक्टिव गैसेस होना चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अब इन गैसों, ये गैसेस मिक्सचर है तो इनके पार्टिकुलर मोल्स भी होंगे, इन सभी के पार्टिकुलर मोल्स भी होंगे। तो जब इनके पार्टिकुलर मोल्स होंगे तो इनका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, पार्शियल प्रेशर होगा और कुछ टोटल प्रेशर होगा। तो आपने गैसेस से पढ़ा है कि टोटल प्रेशर, सपोज दैट टोटल प्रेशर जो है आपका, है ना, टोटल प्रेशर जो है आपका मान लेते हैं P है, टोटल प्रेशर इज P। और ये P जो होगा ये किससे बना होगा, ये बना होगा, है ना, ये टोटल प्रेशर आया होगा इस वाले हीलियम गैस के प्रेशर, है ना, से, क्योंकि सभी गैस इंडिविजुअल प्रेशर भी लगाएंगे, है ना, सभी गैस इंडिविजुअल प्रेशर भी लगाएंगे। तो इन सभी गैस के इंडिविजुअल प्रेशर का अगर सम कर दिया जाए तो ये टोटल प्रेशर आएगा। और यही डाल्टन्स का कहना था, डाल्टन महोदय का कहना था कि पार्शियल प्रेशर का सम जो होता है टोटल प्रेशर के बराबर होता है ना। और इन्होंने एक लॉ भी दिया था कि आपको लॉ भी बता देता हूँ, है ना, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू पार्शियल प्रेशर होता है ना। ये बातें बोली गई थी गैसेस में, और गैसेस में हमने ये सारा चीज़ डिस्कस भी करा था। तो हम टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग एक पार्टिकुलर गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं, है ना, इसीलिए हम लोग पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। तो हेनरी ने भी यही बोला था कि सॉल्बिलिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा। और इसको मैथमेटिकली, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाए तो यह कुछ इस तरह का होगा कि सॉल्युबिलिटी जो हो गया, है ना, सॉल्युबिलिटी जो हो गया वो दैट इज इक्वल टू K इंटू P गैस हो गया, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो गया। उम्मीद करता हूं इतना कुछ समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आता है वगैरह वगैरह। चलिए इसको नोट डाउन करिए। है ना, these all are partial pressures, होप आप लोग नोट कर लिए होगे बेटा। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं पेज 2, है ना, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और हम लोग शुरू करते हैं कुछ और, है ना, कुछ और चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं जो एक्चुअल रिलेशन है हेनरी का, उसको लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी इस तरह से होता है कि लेट सपोज दैट लेट m मास ऑफ गैस सॉल्युबल इन, हालांकि ये वॉल्यूम में मेजर किया जाता है। मान लो कि उस जो वॉल्यूम घुला है उसका मास बना दिया गया और मास में उसको अमाउंट मेजर किया गया तो m मास आया, m ग्राम सपोज दैट आ गया, m ग्राम मास ऑफ गैस सॉल्युबल इन, है ना, soluble in unit volume of solvent। मैं ऐसा लिख देता हूं, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमने कल हमने इसको डिफाइन करा था कि सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन होता है। तो बस यहां पे मैंने क्या किया, अमाउंट को मास में बोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी मैं बोलूंगा कि अगर मास में डिफाइन किया गया है तो दिस मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा बेटा। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, m इक्वल टू KP गैस लिख सकते हैं, है ना, KP गैस लिख सकते हैं। ध्यान में रहे, दिस इज नॉट अ हेनरी कांस्टेंट। आप लोग कुछ बच्चे पढ़े होंगे, अब इसको हेनरी कांस्टेंट मत बोल देना, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट जब होता है ये मोल फ्रैक्शन होता है इधर, और मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। तो ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान में रहे, ये सिंपल एक कांस्टेंट है। तो ऐसी गलतियां मत करना आप। तो चलिए बेटा, यह समझ में आया होगा आपको। तो हम लोग आगे आते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली हमने ऐसा लिखा तो इसको ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफिकली कैसा दिखेगा बेटा, ये ग्राफिकली दिखेगा आपको। देखो, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर मैं इसको y बोलूं और ये जो पार्शियल प्रेशर है x बोलूं, जो क्योंकि वो वेरिएबल है
है ना, प्रेशर चेंज करोगे ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, तो y इक्वल टू एम एक्स मैं बोल सकता हूँ बेटा, y इक्वल टू एम एक्स बोल सकता हूँ। अब देखिए मतलब है सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर मैं इसे m बोल रहा हूँ और इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये ऑरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये कर्व हो गया, है ना। तो मैथमेटिकली हमने इसको ऐसा लिख दिया। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं हेनरीज लॉ को लाने का, हेनरीज के इक्वेशन को लाने का, है ना। हालांकि इसे भी हेनरीज लॉ बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो आप बुक्स में पढ़ते हो, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, वो फॉर्मेट में नहीं है, वहाँ भी ये मोल फ्रैक्शन के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग मोल फ्रैक्शन के रूप में निकालना चाहेंगे इसको। तो आते हैं इसी के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए हमारे को इक्वेशन ये 1 मैं बोल देता हूँ 1 बेटा, है ना। अब यहाँ पे बोला गया है, देखो दिस इज ए मास ऑफ गैस soluble in unit volume of solvent, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐसा बोला गया है। अब एक काम करो, इसको इस तरह से हम लिखते हैं, है ना। इस वाले इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूं m इक्वल टू के पी गैस। अब एक काम करो, इसमें ना ये क्या है, m जो है मास ऑफ क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। अब आपको क्या करना है, एक काम करो, ये दोनों साइड जिस भी वॉल्यूम में घुला है सॉल्वेंट के, जिस भी वॉल्यूम में घुला है सॉल्यूट, उसके मास से डिवाइड कर दो इसको, है ना। मान लेते हैं एक W ले लेते हैं, WS ले लेता हूँ, WS, है ना। WS से इधर भी डिवाइड कर देता हूँ और WS इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, है ना। दोनों साइड कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन सेम ही रहेगा। WS क्या है, तो WS जो है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें M घुला हुआ है, तो मैंने ऐसा डिवाइड कर दिया बेटा। इससे कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, है ना। बस ये हुआ कि ये एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, मास फिक्स है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में घुला हुआ है, तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वो तो फिक्स ही होगा ना बेटा। तो फिक्स है, यानी कि ये दोनों का जो डिवीजन आएगा वो एक नया कांस्टेंट देने वाला है। आपको मान लेता हूँ k डैश दे दिया, तो हम लिख सकते हैं कि m बाई WS जो हो गया k डैश इंटू पी गैस हो गया, k डैश इंटू क्या हो गया, पी गैस हो गया। अब यहाँ पे और चीज़ें काम करना है। देखो ऊपर वाला क्या है, m मास ऑफ सॉल्यूट है, नीचे वाला क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो अब क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है मुझे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे, देखो इधर में क्या करूंगा मैं, है ना, इधर में क्या करूंगा मैं, है ना, ये इक्वेशन 2 कर देता हूं इसको, है ना। अब मैं ये वाला मिटा देता हूं, आप लोग हो सके तो ये लिख लिए होगे ग्राफिकल वाला, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं मिटा देता हूं इसको। चलिए मैं मिटा दिया, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो देखिए m जो है, मैं m को क्या करता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो यहां मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से इसको डिवाइड कर देता हूं। नीचे क्या है, WS मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको क्या करता हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देता हूं। लेकिन इसके अगर मैं ऐसा किया तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, अगर मैं 1/m सॉल्यूट अगर इधर किया हूं, तो इधर भी क्या करूंगा, इधर भी करूंगा बेटा, है ना, पी गैस ही लिखता हूं इधर भी करूंगा 1/1 क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाई m सॉल्यूट कर दिया, m सॉल्यूट कर दिया। फिर इधर, यहां ध्यान दो, इधर भी क्या करूंगा, अगर मैं ऐसा किया तो फिर भी इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब नीचे भी, यहां भी करना पड़ेगा, नीचे भी इसको
डिवाइड करना पड़ेगा m बाई, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देख, ऐसा करने से इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। m बाई सॉल्वेंट, 1 बाई सॉल्वेंट, 1 बाई m सॉल्वेंट, 1 बाई m सॉल्वेंट, 1 बाई m सॉल्वेंट, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, एज इट इज पहले जैसा इक्वेशन। 1 बाई m सॉल्यूट, 1 बाई m सॉल्यूट कैंसिल हो जाएगा, पहले जैसा इक्वेशन, कोई चेंज नहीं हुआ। बट मेरे को क्या मिल गया, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया। अब यहां भी देखो, WS बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे आ गया मोल ऑफ सॉल्वेंट आ गया। देखो बेटा कितना फर्क पड़ा। अब देखो, किसी का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो फिक्स होता है, किसी का भी, किसी भी गैस का, है ना, किसी भी सॉल्वेंट के लिए वो फिक्स होगा। तो ये और ये तीनों सब मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर एक नया कांस्टेंट का निर्माण करेंगे, जो मैं मान लेता हूं ये क्या होगा, नया कांस्टेंट। वो नेक्स्ट वाले लाइन में लिखता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n सॉल्वेंट, है ना, n सॉल्वेंट इक्वल टू ये नया कांस्टेंट जो आ गया बेटा k डबल डैश लिख देता हूं, ये और ये तीनों को मिलाकर इनटू p गैस। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा। अब देखिए, अब मोल आ गया तो आसानी से मोल फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, टोटल मोल से तो डिवाइड ही करना है इसको। तो चलो ऊपर नीचे टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर ऊपर नीचे टोटल मोल से मैं डिवाइड करूंगा बेटा तो क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना, नीचे आ गया मोल ऑफ, आई होप दिख रहा होगा, सॉल्वेंट, है ना, दिख रहा है क्या? मैं एक बार देख लेता हूं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं उधर लिखूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं यह सब चीज़ें समझ में आया होगा। इतना मैं इधर वाला मिटा देता हूं, है ना, इधर वाला मिटा देता हूं, आप लोग लिखे हो गए, इधर वाला मिटा देता हूं। अब देखो बेटा, आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन टोटल लिख देता हूं बेटा। एन टोटल आप समझ सकते हो, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, है ना, नहीं ऐसे ही रहने देते हूँ, आपको दूसरे वे में समझाता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दो, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर बोल दिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप क्या लिखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट लिखोगे बेटा, एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट लिखोगे, ऐसा लिखोगे। अब यदि वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, तो आपको पता है ना, मैं कंडीशन लिखता हूं, इफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो, इफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो एन सॉल्यूट, सॉल्वेंट वेरी वेरी ग्रेटर देन एन सॉल्यूट हो जाएगा बेटा। यानी कि एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन सॉल्वेंट हो जाएगा, एन सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना, एन सॉल्वेंट हो गया। यानी कि आप बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा बोल सकते हो बेटा, मोल ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हो, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं बेटा। यानी कि दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
इंटू पी गैस, ऐसा। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इक्वल टू के डैश इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ध्यान में रखना, हेनरीज लॉ तभी अप्लाई होता है जब वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना। देखो ये कैसे डिराइव हुआ है, जब वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आ रहे हैं। अभी भी हम एक्चुअल हेनरीज लॉ तक नहीं पहुंचे हैं, ध्यान में रखना, अभी भी हम लोग एक्चुअल हेनरीज लॉ में नहीं पहुंचे हैं, अब पहुंचेंगे हम लोग। अब क्या करना है, देखो ये इसको इधर भेज दो, तो जब इसको इधर भेजोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1/K" इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा। और ये 1/K" जो होता है यही होता है बेटा KH, दिस इज KH, दिस इज KH, यही क्या होता है बेटा, KH होता है, दिस इज KH, है ना। मतलब यही होता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट बेटा, दिस इज अ हेनरी कांस्टेंट, ये है हेनरी कांस्टेंट। मतलब अब इक्वेशन आपके अनुसार बोला जा सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू KH, एंड दिस इज ओरिजिनल हेनरीज लॉ इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा बेटा, जल्दी से नोट करो करो करो। अच्छा, तो नहीं दिख रहा है तो दिखेगा। चलिए बेटा, दिखने लगा होगा। है ना, ऊपर वाले से कोई काम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। आई होप समझ में आ जाएगा। चलिए, अब बढ़िया है बेटा, अब क्लियर है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम चकाचक। चलिए, चकाचक दिख रहा है। तो ये रहा है आपका बेटा हेनरीज लॉ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हेनरीज लॉ। तो इसे याद रखना है बेटा, ये वाला जो इक्वेशन है इसको याद रखना है, बस ये तुम्हें समझना है। इतना डिराइवेशन करने का एक ही वजह है बेटा, एक ही और एक ही सिंगल वजह है कि ये जो इक्वेशन लगता है तभी लगता है जब आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, मतलब उसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, तभी जाके ये इक्वेशन लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है ना। तो यही चीज़ को डिराइव करने के लिए, हमने इस चीज़ को समझने के लिए इसका डिराइवेशन किया है, अदरवाइज डिराइवेशन का कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना, कहीं कोई डिराइवेशन पूछा नहीं जाता है। बट जेईई एडवांस या कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस अगर बना दिए गए, है ना, कुछ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस अराइज कर दिए गए, तो आपसे को ये सारा चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो हेनरीज लॉ है कब डिराइव होता है। अदरवाइज इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, लोग फर्जी का कुछ भी बता देते हैं, बता के छोड़ देते हैं, है ना, आप समझते रहो, है ना। तो वो वाली चीज़ें नहीं है बेटा, ठीक है, कि इक्वेशन लिख दिया और काम हो गया, है ना। क्यों और क्या वजह है ऐसा लिखने का वो भी जानना है, ठीक है। तो ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये अप्लाइड होता है बेटा, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेटेड वगैरह हो तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप अच्छे समझ सकते हो कि कैसा केस में ऐसा लिखा गया है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा, आप लोग नोट किए होंगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़े। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। तो चलो हम आते हैं नए पेज में, है ना, और ये सारा कुछ हो गया होगा।
तो ये आपका रहा बेटा पेज नंबर 3, है ना। तो हमने पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है बेटा? हेनरीज लॉ हमने पढ़ा, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू kh इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। देखो ये जो मोल फ्रैक्शन बात कर रहा है, ये मोल फ्रैक्शन किसकी बात कर रहा है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन की बात कर रहा है। कोई ऐसा बंदा ना हो जो इसको गैसियस फेज में समझ ले, ऐसा नहीं, गलती मत करना। तो ये है, ठीक है। ये सॉल्यूशन में अभी आपको निकाल के बताया कि कहाँ का ये मोल फ्रैक्शन है, तो आपको समझ में आना चाहिए सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब देखो, ध्यान देना, अगर मैं ऐसा करूं, इसको उल्टा सोचूं, उल्टा लिखूं, तो उल्टा मैं लिखूंगा तो ऐसे मैं लिखूंगा इसको कि अब देखो यहाँ पे सॉल्बिडिटी को यहाँ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दिखाए गए हैं। यहाँ सॉल्बिडिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आ गया, जो कि ऐसा कुछ हो रहा है 1/kh इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। मतलब ऐसा सोचो कि अगर प्रेशर सेम रहता है और मैं सॉल्बिडिटी की बात करता हूं, तो सॉल्बिडिटी क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ kh, है ना। तो आपका यहाँ पे मिल रहा है कुछ ऐसा कि सॉल्बिडिटी जो है एक्स गैस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ kh, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट होता है तो, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ kh यानी कि हेनरी कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि हेनरी कांस्टेंट अगर ज़्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा? कम होगा, है ना। मोल फ्रैक्शन कम होगा यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ऐसा लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा? कम होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो होगा, बिलिटी जो होगा क्या होगा बेटा? कम होगा। क्लियर है? सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है ना। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। अब दूसरी बात देखो, पार्शियल प्रेशर, ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे और के किसी का भी, देखो के जो होता है ना वो नेचर ऑफ, है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ना। ये पेयर्स के लिए, पार्टिकुलर पेयर्स के लिए केज का वैल्यू फिक्स होते हैं एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे वैरी करेगा, है ना। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग केज के वैल्यू होंगे, अलग अलग, है ना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए अलग अलग, है ना, ये वाला वैल्यू होगा। तो ये बात, ये नेचर पे डिपेंड करता है, वो चीज़, है ना, आपको याद रखना है। अब रही बात, ये तो फिक्स होगा। अब मान लो कि अगर ये फिक्स है और मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो प्रेशर बढ़ने से, देखो प्रेशर बढ़ने से इधर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, सपोज दैट इंक्रीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे गैस हैं, तो जिसका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा होगा उसके सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन में, है ना। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ने से मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल होगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, है ना। तो प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, है ना। अब इसके एप्लीकेशन की बातें हैं, तो एप्लीकेशन की बातें ऐसी है कि देखो, जैसे कि सोडा वाटर की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स की बातें करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है बेटा? हाई प्रेशर के जरिए CO2 के पानी में घुलाया जाता है, CO2 को पानी में घुलाया जाता है और वही हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो प्रेशर बढ़ाते हैं से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस, इस तरह के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखे जाते हैं। आप देखो, जैसे कि आप सांस लेते हो, है ना, ब्रीदिंग करते हो, एयर इनटेक करते हो, ऑक्सीजन क्या करता है? आपके लंग्स तक पहुंचता है और वहाँ पे क्या करता है? होमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अब ये कैसे होता है? तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर क्या करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ब्लड में लंग्स के थ्रू क्या करता है? लंग्स के थ्रू क्या करता है? ब्लड में जो होता है O2 ऑक्सीजन गैस घुल जाता है और होमोग्लोबिन के सहारे हमारे सभी सेल्स तक पहुंचता है। तो ये इसका लिविंग, है ना, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, है ना।
बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको देखने को इस तरह के मिलते हैं। क्लियर है बेटा, है ना। तो ये रहे आपके हेनरीज लॉ और ये रहे इसकी एप्लीकेशन, ये रहा प्रेशर का इफेक्ट ऑन सॉल्बिडिटी। उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर। है ना। तो चलिए ये चीज़ें हमने सीख लिया। अब कुछ और चीज़ें इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये हेनरीज लॉ ख़त्म हो गया, सॉल्युबिलिटी टॉपिक्स ओवर हो गया बेटा। अब हम लोग बातें करेंगे वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, है ना। इसके बाद जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वेपर प्रेशर, तो नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा हम लोग, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या होता है ना, व्हाट इज़ दिस वेपर प्रेशर। काफ़ी एप्लीकेशन होता है वेपर प्रेशर का। हालांकि इसका चीज़ें हमने गैसियस में थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ा रहा था तब डिस्कस करा था। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, इसको पहले समझते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर, फिर इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कुछ। देखो मान लो सपोज दैट एक कंटेनर लिया इस तरह से, और इस कंटेनर को क्या कर दिया, बंद, है ना। और इस कंटेनर में हमने क्या किया है बेटा, इस कंटेनर में हमने क्या किया है, देखो मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, है ना, आप करो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। तो देखिए इसमें मैं कुछ लिक्विड भर दिया, है ना, लिक्विड भर दिया। ये लिक्विड क्या है, वोलाटाइल है। वोलाटाइल है, वोलाटाइल का मतलब समझ सकते हो, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। ऐसा लिक्विड बेटा जो वेपर में कन्वर्ट हो सके, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि ये वेपराइजेशन होता क्या है ना। वेपर प्रेशर से समझने से पहले हमें समझना है वेपराइजेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर का संबंध इस वेपराइजेशन से है ना। वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन, है ना, वेपोराइजेशन। तो ये वेपोराइजेशन क्या है बेटा, तो वेपोराइजेशन एक सरफेस फेनोमेना होता है बेटा, है ना। दिस इज नॉट अ बल्क फेनोमेना, दिस इज अ सरफेस फेनोमेना, है ना। ये सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फेनोमेना है ना। दिस इज सरफेस फेनोमेना। अब ये सरफेस फेनोमेनन है, इसमें क्या होता है कि सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वेपर में कन्वर्ट होते हैं, है ना, गैसियस में कन्वर्ट होते हैं। इट इज, हम लोग ऐसे बोलेंगे ये सरफेस, पहला चीज़ कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेता हूँ फिर डिफाइन करूँगा बाद में। एक सरफेस फेनोमेना है, और इसमें क्या होता है, सरफेस के जो पार्टिकल है, सरफेस के जो पार्टिकल है वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना, गैस में कन्वर्ट होगा, है ना। सरफेस पार्टिकल कन्वर्टेड टू गैस, है ना। सरफेस पार्टिकल किस में कन्वर्ट होगा बेटा, गैस में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान दो क्यों ऐसा होता क्यों है। देखो यहाँ पे दो तरह के आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं बेटा, एक सरफेस का पार्टिकल, ये सरफेस का पार्टिकल है, और कुछ है जो बल्क का पार्टिकल है बेटा, कुछ है जो बल्क का पार्टिकल है।
अब सरफेस के पार्टिकल और बल्क के पार्टिकल में क्या डिफरेंस है वो आपको नजर आ रहा होगा। देखिए बल्क का पार्टिकल जो है ये चारों तरफ से बगल वाले पार्टिकल इसमें फोर्स लगाएंगे, मतलब ये चारों तरफ से कोई ना कोई फोर्स से बंधा हुआ है ना, ये अनबैलेंस्ड फोर्स को फील नहीं कर रहा है। जबकि सरफेस के जो पार्टिकल हैं, जो सरफेस के पार्टिकल हैं, इस डायरेक्शन में देखो ये पार्टिकल फोर्स लगाएगा और ये पार्टिकल फोर्स लगाएगा। आपको पता है मॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना, रिपल्सन कभी नहीं करते हैं। इसीलिए सब फोर्स को मैं अट्रैक्शन वाला ही फोर्स दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, ये इधर से करेगा, ये इधर करेगा और ये इधर करेगा, ये सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं इधर से बेटा। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये दो साइड वाले फोर्स हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट कुछ ना कुछ आप देखोगे कि जब इसको हम लोग बाहर निकाल के देखें, इस पार्टिकल को बाहर निकालें, तो ये दो फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट नीचे लगता हुआ फोर्स का रिजल्टेंट कुछ इस तरह का होगा, है ना। मतलब ये जो होता है बेटा एक इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ अनबैलेंस फोर्स को फील करता है, अनबैलेंस फोर्स को फील करता है ना, अनबैलेंस फोर्स को ये फील करता है। तो इस अनबैलेंस फोर्स के वजह से क्या होता है ना, जब भी कोई इसको, है ना, इसको जब क्या मिलता है, इसको जब कोई एनर्जी मिल जाता है अचानक से, जब एनर्जी मिल जाता है तो ये ऐसा समझ लो कि ये लूजली बॉन्डेड है, जबकि यहाँ सारे पार्टिकल्स इसको चारों तरफ से दबा के रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। बट ऊपर वाला पार्टिकल केवल एक ही तरफ से खींचा जा रहा है, इधर और इधर से तो कैंसिल आउट हो जा रहा है फोर्स, बट इधर से ही क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है, और ऊपर से तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है खींचने वाला। तो मतलब हुआ कि ऊपर एकदम से फ्री है, ऊपर से कोई उसको होल्ड करने वाला नहीं है। अगर मैं क्या करूं, कुछ एनर्जी दूं, इधर से कुछ हीट करूं, कुछ एनर्जी दूं, मान लो इधर से कुछ एनर्जी दे दिया, इसको सप्लाई कर दिया एनर्जी, है ना, किसी तरह का एनर्जी सप्लाई कर दिया इसको, एनर्जी ऐसा मैं वेव के फॉर्म में बना देता हूँ, कुछ एनर्जी मैंने दे दिया इसको। तो एनर्जी क्या करेगा, इस वाले अनबैलेंस फोर्स जो नीचे जा रहा है उसको ब्रेक कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी मिल गया तो ब्रेक कर देगा, और इस वाले फोर्स को ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, ये जल्दी से क्या हो जाएगा, सरफेस का पार्टिकल निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो बाहर आ गया बेटा, ये सरफेस को छोड़कर जैसे ही बाहर आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, है ना। सरफेस के पार्टिकल को इजेक्ट आउट हो जाना मैटर से, ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। तो यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है ना। यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा, हमेशा चलता रहता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यह हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो लगातार हमेशा स्वतः चलता रहता है। जरूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर दो ही, आप बिना हीट किए हुए क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को वेपोराइज कर सकते हो। जैसे कि आप देखे होंगे कि कपड़ा जो होता है आप वॉश करने के बाद, है ना, रूम के अंदर भी डाल देते हो, बारिश के मौसम में भी डाल देते हो तो सूख जाता है। क्यों, है ना, उसको आपने हीट नहीं करने गए, है ना, उसको हीट नहीं किया आपने, फिर भी वो सूख गया, क्योंकि वो सरफेस फेनोमेना है, और सरफेस के पार्टिकल अपने आप कहीं ना कहीं से एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, और वो, है ना, वो उसके जो पार्टिकल्स होंगे गैप हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब जितना ज़्यादा इसका सरफेस खुला होगा उतना ही आसानी से क्या होगा, ये बहुत सारे पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो वेपोराइजेशन है एक सरफेस में ना है, मतलब ये जो होता है डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का, प्रोपोर्शनल ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वेपोराइजेशन उतना ही ज़्यादा होता है बेटा, है ना, उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर, है ना, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब कपड़ा को मोड़ कर रख देते हो तो सूखता नहीं है, क्योंकि आपने सरफेस एरिया को कम कर दिया, उसका वेपोराइजेशन नहीं हुआ, उसके वाटर के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होकर गए नहीं, गैस में कन्वर्ट होकर गए नहीं, है ना। तो यही वजह है वेपोराइजेशन होने का, है ना। अब दूसरा चीज़ अगर बात करते हैं इसके थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब ये चूंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा जी ऑफ प्रोसेस,
डेल्टा जी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस अपने आप ही होता है। तो डेल्टा जी ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव। अगर हम लोग डेल्टा एस की बात करते हैं बेटा, इस प्रोसेस का डेल्टा एस बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप सोच सकते हो कि जब वो वाटर पार्टिकल लिक्विड में था तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें ऑर्गेनाइज वे में था, है ना, ऑर्गेनाइज था। लेकिन जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें जो मोशन हो गया, उसका जिग जैग मोशन हो गया, वो बढ़ जाएगा, रेंडमनेस बढ़ जाएगा। तो जब रेंडमनेस बढ़ता है तो डेल्टा एस बढ़ जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो इंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसका इंट्रोपी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये दो प्रोसेसेस का थर्मोडायनेमिक्स के, है ना, होते हैं वेपोराइजेशन के। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये रही बात वेपोराइजेशन से रिलेटेड बेटा, है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। उम्मीद करता हूं कि वेपोराइजेशन समझ में आया होगा कि वेपोराइजेशन क्या है, किस पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ना, हाँ, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं वेपोराइजेशन तक, है ना। और अगले क्लास में हम लोग वेपर प्रेशर को एक नए सिरे से डिस्कस करेंगे, है ना। अरे सिंपल है, कुछ नहीं है। ये जो वेपर बन रहा है ना, ऐसा समझो कि जो वेपर बन रहा है, वेपर के पार्टिकल गैस में जा रहे हैं, यही है ना, इधर इधर टकराएगा, क्योंकि गैस है तो टकराएगा ही, अपना नेचर थोड़े ना भूलेगा। तो टकराएगा और टकराने की वजह से प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कि जो गैस का गुण होता है ना, आपने पढ़ा है, ठीक है। आ समझ में, गैसियस में। तो अब जो प्रेशर क्रिएट होता है वेपर के पार्टिकल के टकराने की वजह से, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब हालांकि उसको भी मेजर करने का एक तरीका है। इसी तरह से किसी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम में किसी प्रेशर को वेपर प्रेशर तो नहीं बोल देते हैं, है ना। उसका भी एक कंडीशन है कि किस टाइम पे, किस कंडीशन में आप जो प्रेशर मेजर करते हो उसको वेपर प्रेशर बोलते हो, है ना। तो वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग बेटा इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में बातें करते हैं वेपर प्रेशर से। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, है ना, और आपको मज़ा आया होगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से बने रहो, है ना। और इससे रिलेटेड हम लोग अगले क्लास में बातें करेंगे। वेपर प्रेशर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर जेई क्वेश्चन पूछता है, नीट भी क्वेश्चन पूछा है ना। तो मज़ेदार, अच्छा और शानदार टॉपिक आने वाला है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय, सी यू।